ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। दशकों तक चीन का दबदबा रहने के बाद अब दुनिया एक विकल्प की तलाश में है। तो सवाल यह है कि क्या भारत वो विकल्प बन सकता है? आज हम इसी बड़े सवाल पर गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि भारत के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल है और मौकों से कितना भरा हुआ है। देखिए, अमेरिका चीन के बीच जो ट्रेड टेंशन चल रही है और फिर पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो उथल-पुथल मची, उसने कंपनियों को चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपनाने पर एक तरह से मजबूर कर दिया है। और ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो खुद को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर दुनिया के सामने रखे। लेकिन असली सवाल तो यही है कि अब भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए सच में तैयार है। चैलेंज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा तो देखिए इसी चार्ट से लग जाता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी करीब 28% है, जबकि भारत की सिर्फ 3% के आसपास। ये लगभग 10 गुना का फर्क साफ दिखाता है कि भारत को अभी कितना लंबा सफर तय करना है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि चीन की कामयाबी का राज क्या है। फिर देखेंगे कि भारत क्या महत्वाकांक्षी कदम उठा रहा है। इसके बाद भारत के रास्ते में आने वाली रुकावटों पर बात करेंगे, एक नए इंडियन वे की तलाश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के लिए आने वाला दशक क्यों इतना अहम होने वाला है। तो ठीक है, हमने चैलेंज का स्केल तो समझ लिया। अब चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीन ने अपना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर आखिर बनाया कैसे, और क्या भारत इससे कुछ सीख सकता है। चीन की सफलता का राज एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, इंडस्ट्रियल कॉमन्स। इसे ना एक बहुत बड़े शेयर्ड टूल बॉक्स की तरह समझिए। जब किसी चीनी कंपनी को एक नया स्मार्टफोन बनाना होता है तो उसे हर एक पुर्जा खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सप्लायर्स, स्किल्ड वर्कर्स और टेक्निकल नॉलेज के एक बहुत बड़े नेटवर्क का फायदा उठा सकती है जो वहां पहले से ही मौजूद है। और ये इंडस्ट्रियल कॉमन्स एक और बड़ा पावरफुल असर पैदा करता है, इंटरलॉकिंग इनोवेशन फ्लाईव्हील्स। ये कुछ डोमिनो इफेक्ट जैसा है। मतलब एक सेक्टर में हुई तरक्की, जैसे मान लीजिए बैटरी टेक्नोलॉजी, वो दूसरे सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत तेजी से इनोवेशन को बढ़ावा देती है। ये डायग्राम तो एकदम परफेक्टली दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज, बैटरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ईवीज में कामयाबी से बेहतर बैटरी की डिमांड बनती है, जिसे एआई डिजाइन कर सकता है और रोबोटिक्स की मदद से बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो इनोवेशन को कई गुना तेज कर देता है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है, चीन की कामयाबी किसी एक प्रोडक्ट या इंडस्ट्री पर टिकी नहीं थी। ये एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बनाने के बारे में था, जहाँ हर हिस्सा दूसरे को और मजबूत करता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे सिर्फ सब्सिडी देकर कॉपी नहीं किया जा सकता। तो चीन ने तो एक जबरदस्त इकोसिस्टम बना लिया। अब सवाल ये है कि क्या भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है। आइए देखते हैं कि भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहा है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी बड़ी योजनाओं के साथ इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। इन सब का मकसद भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और इन पॉलिसीज का असर अब दिखने भी लगा है। मिसाल के तौर पर एप्पल ने 2025 तक भारत में 5.5 करोड़ आईफोन असेंबल करने का टारगेट रखा है, जो एक बहुत बड़ा जंप है। सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी दूसरी बड़ी कंपनियां भी भारत में अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रही हैं। इस स्ट्रैटेजी का एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है सेमीकंडक्टर्स, यानी चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना। आज की दुनिया में चिप्स तो हर चीज़ में हैं। फ़ोन से लेकर गाड़ियों तक भारत चिप बनाने के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और ये सिर्फ कागज़ों पर बने प्लान्स नहीं हैं, असल में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए लगा रहा है और माइक्रॉन भी 22,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक बहुत मजबूत शुरुआत है। लेकिन इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बाद भी भारत के रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं और यहीं पर हमें चीन और भारत के अप्रोच में एक साफ फर्क दिखाई देता है।
एक तरफ चीन ने अपनी कंपनियों में पानी की तरह सरकारी पैसा बहाया, वहीं दूसरी तरफ भारत के छोटे और मीडियम बिजनेस यानी MSMEs, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्हें अक्सर लोन लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पैसों की ये कमी उनकी ग्रोथ को रोक देती है। चीन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जहां नियम आसान थे और कामकाज में रुकावटें कम थीं। भारत में इसके उलट कंपनियों को अक्सर केंद्र और राज्य के उलझे हुए और कभी-कभी एक दूसरे से अलग नियमों के जाल से गुजरना पड़ता है। इससे बिजनेस करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। ये एक और बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब भारत फाइनल प्रोडक्ट्स को असेंबल करने में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी कंपोनेंट्स के लिए वो अक्सर दूसरे देशों पर, खासकर चीन पर निर्भर रहता है। इससे न सिर्फ प्रॉफिट कम होता है, बल्कि सप्लाई चेन में जरा सी भी गड़बड़ी होने पर पूरा काम ठप पड़ सकता है। और इनके अलावा भी कुछ पुरानी दिक्कतें हैं जो भारत की रफ्तार को धीमा कर रही हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण में देरी, लेबर लॉज में सुधार की जरूरत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट। तो ये तो साफ है कि सिर्फ चीन की नकल करने से काम नहीं चलेगा। भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तो सवाल है कि ये नया भारतीय तरीका क्या हो सकता है? चलिए पता करते हैं। और यहीं पर आता है भारत का ट्रम्प कार्ड, इसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI। UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स ने पेमेंट को कितना आसान बना दिया है और GST नेटवर्क ने टैक्स सिस्टम को। ये डिजिटल फाउंडेशन छोटे बिजनेसेस को आसानी से लोन दिलाने, नियमों का पालन करने और इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने में मदद कर सकता है। और ये सभी चीजें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये नई स्ट्रैटेजी दिखती कैसी है? देखिए, ये सिर्फ विदेशी पुर्जों को जोड़ने से कहीं ज्यादा है। इसमें कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सप्लाई चेन को देश के अंदर ही मजबूत करना शामिल है। इसमें DPI का इस्तेमाल करके छोटे और मीडियम बिजनेसेस को लोन देना, डीप टेक में रिसर्च को बढ़ावा देना और कंपनियों को तुरंत काम शुरू करने के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल जोन बनाना शामिल है। तो आखिर में मैसेज एकदम क्लियर है। भारत सिर्फ चीन को कॉपी करके कामयाब नहीं हो सकता। इसकी अपनी चुनौतियां हैं और अपनी ताकतें भी अलग हैं। इसे अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स, जैसे कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी का फायदा उठाकर अपना खुद का रास्ता बनाना होगा। तो इन सब चुनौतियों और मौकों को देखते हुए भारत के मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर का मतलब क्या है? और यही बात हमें हमारे फाइनल कंक्लूजन पर लाती है। भारत एक बहुत ही अहम दशक के मोड़ पर खड़ा है। मौका बहुत बड़ा है, एक पूरी पीढ़ी के लिए इकोनॉमी को बदलने की क्षमता। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए और उन्हें असरदार तरीके से लागू किया जाए। जो हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या अगला दशक मेड इन इंडिया के नाम होगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, पूरी दुनिया देख रही है।